तो उस कंडीशन को बोलते हैं नीच भंग राजयोग। नीच का कोई ग्रह क्या होता है, जहां आके कोई ग्रह नीच का बैठा है वहीं पर दूसरा ऐसा ग्रह आके बैठ जाए जो उसको पावर प्रदान करे। नीच भंग राजयोग, इसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं, एक मेष लग्न की कुंडली लेते हैं, है ना। तो मेष लग्न की कुंडली में अपन देखते हैं कि कोई ग्रह, कोई भी कुंडली हो सकती है ना, अपन मेष की इसलिए ले रहे हैं कि कोई ग्रह किसी राशि में जाके नीच का होता है तो उस भाव से संबंधित शुभ फल व्यक्ति के जीवन में कमी आ जाती है, उस जातक के जीवन में कमी फेस करनी पड़ती है। होता क्या है, उस घर से संबंधित एनर्जी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है ना। तो लाइफ में उस चीजों का अभाव हो जाता है। जैसे मेष लग्न की कुंडली अपन ले लेते हैं चौथे भाव को, चौथे भाव का स्वामी कौन होता है, चंद्रमा। अब चंद्रमा स्वामी है और इस चौथे, क्योंकि कर्क राशि आती है मेष लग्न में, तो यहाँ पे कौन सा ग्रह आके नीच का होगा, मंगल। तो मंगल यहाँ पे आके नीच का हो गया, उदाहरण लेते हैं ना अपन यहाँ पे। तो मंगल, अगर कर्क राशि में मंगल आके नीच फिक्स है, आपको पता होगा कौन सा राशि में कौन सा ग्रह नीच का होता है। नहीं होता, मैं यहाँ पे एक चार्ट लगा देता हूँ, आप देख लो ना। तो अब क्या होता है कि कर्क राशि में अगर मंगल आके नीच का हो गया तो चौथे भाव से संबंधित शुभ फल व्यक्ति के जीवन में आना कम हो जाएगी। जैसे चौथा भाव माँ का भाव होता है, घर होता है, परिवार होता है, जमीन होती है, सुख सुविधा होती है, लग्जरी होती है, वाहन सुख होते हैं, जो भी है चौथे भाव के कारण वो व्यक्ति के जीवन में कमी आने लगती है। क्यों? क्योंकि इस भाव का जो ग्रह आके बैठा है उसका दायित्व बनता है कि उस भाव से संबंधित उसको जीवन में प्रभाव दे, सुफल दे। बट मंगल जो है वो गर्म ग्रह है और वो कर्क राशि जो है जल तत्व की राशि है, तो मंगल अपने पावर को खो देता है यहाँ आके। इसी कारण तो कोई ग्रह नीच का होता है, नीच का कोई ग्रह क्या होता है, सूर्य तुला में जाके नीच का हो जाता है ना। तो मंगल यहाँ आके नीच का हो गया कर्क में आके। अब यहाँ के शुभ फल देने में वो उतना पावर नहीं लगा पाता जो उसको देना चाहिए, तो व्यक्ति के जीवन में उन भाव से संबंधित प्रभाव कम हो जाते हैं ना। अब होता क्या है कि कैसे भी कर इस भाव को अगर वापस पावर मिल जाए, स्ट्रेंथ मिल जाए, ताकत मिल जाए, तो व्यक्ति के जातक के जीवन में सुफल वापस मिलना चालू हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। अब चेक करो कि व्यक्ति के क्या ऐसे योग बन रहे हैं कि इस भाव को वापस पावर मिले या नहीं मिले, इसको चेक करना होता है। अब उस चेक करने के लिए अगर वो मिल रही होती है तो कैसे कैसे मिल रही है, वो चेक करने की एक तरीका होता है। तो अपन देखते हैं कि अगर इस घर को पावर मिलने लगे तो इस मंगल की नीचता को भंग हो जाएगी। इसी को तो नीच भंग कहते हैं। तो इस मंगल ने जो नीचता प्रदान की है, यानी कि जो अशुभता दे रहे हैं, उसके लाइफ पे जो अभाव आ रहा है, उस अभाव का कैसे कमी आए, तो इस भाव को वापस स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए ना, पावर मिलना चाहिए। तो क्या तरीका है कि भाई ये मंगल यहाँ के नीच का हुआ है, तो मंगल कर्क राशि में नीच का हुआ है, तो कर्क राशि में जो जो ये भाव है, इसको शुभ फल मिलना कम हो गया, किसको, जातक को। अब कर्क राशि का स्वामी कौन है, चंद्रमा। अगर चंद्रमा कहीं से भी अपने घर को देख रहा है, भाई कोई भी मकान का स्वामी है, वो अगर मालिक है, वो अपने घर को अगर उसका पकड़ में हो, उसकी दृष्टि में हो, उसकी गिरफ्त में हो, तो उसको कभी कमजोर होने नहीं देगा। अगर मंगल आके इस भाव को कमजोर कर रहा है, तो चंद्रमा, चूंकि कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा, इसको कहीं से देख रहा है, दिखेगा कहां से, अपने से सातवीं दृष्टि से। यहाँ पे अपन मान लेते हैं चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा 10वें भाव में बैठा है, तो अपनी सातवीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो सप्तम दृष्टि से अपने भाव को देखेगा। तो मंगल जो इस भाव की कमी कर रहा है, यानी कि वो देने में असमर्थ जता रहा है, तो चंद्रमा वापस उसको स्थिर करके पावर दे रहा होगा, किस, इस चौथे भाव से। तो इस मंगल की नीचता को भंग कर देगा और इसको सुफल वापस प्रदान करेगा। तो इसको बोलते हैं नीच भंग होना, इसी को बोलते हैं नीच भंग। बट नीच भंग और नीच भंग राजयोग में फर्क है। ये नीच भंग ऐसा कितना हो जाए कि वो राजयोग में कन्वर्ट हो जाए, वो अपन धीरे धीरे समझते रहेंगे, है ना। तो मंगल आके नीच का हुआ तो चंद्रमा यहाँ देख के इसको वापस पावर देके इसकी नीचता को भंग करेगा। ये एक कंडीशन हुई, कौन सी, कि दृष्टि संबंध बनाए ले, दृष्टि के उस घर का स्वामी उसको वापस अपने भाव को देखे और उसको पावर दे दे जहां जाके कोई करे नीच का हुआ, एक कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या हुआ कि अगर, ये पहली कंडीशन हमने समझ ली, अब सेकंड कंडीशन चलते, उसको हटा देता हूं मैं ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। सेकंड कंडीशन क्या होगी कि जहां कोई ग्रह आके नीच का हुआ है, यहाँ आके मंगल नीच का हुआ कर्क में, अगर कर्क राशि में कोई ग्रह नीच का हुआ, मंगल, कोई क्या, मैं मंगल ही होगा, फिक्स होता है ना। तो यहीं आके अगर बृहस्पति जो कर्क राशि में आके उच्च का होता है, कौन सा, जुपिटर। तो अगर बृहस्पति यहाँ आके बैठ जाए वापस, जो उच्च का होता है, तो इस ग्रह को वापस पावर मिलने लग जाएगी, है ना। तो इस मंगल की नीचता को कमी कर देगा। तो दूसरा कंडीशन क्या होगी, जहां आके कोई ग्रह नीच का बैठा है वहीं पर दूसरा ऐसा ग्रह आके बैठ जाए जो उसको पावर प्रदान करे। ओके, तो ये सेकंड कंडीशन हो गई।
थर्ड कंडीशन, अब तीसरी कंडीशन क्या है? जहां अब इसको भी हटा लेते हो ताकि कंफ्यूज ना हो, अपन बराबर हटाते चलते हैं। ओके, तीसरी कंडीशन क्या आती है कि थर्ड कंडीशन में आती है कि यदि कोई ग्रह किसी राशि में जाके नीच का होता है, अपन मंगल को लेके चल रहे हैं ना, कि मंगल ग्रह में आके नीच का हुआ, तो जिस राशि में कोई ग्रह आके नीच का हुआ है, उस राशि का स्वामी अगर उसी ग्रह की राशि में जाके बैठ जाए वापस, तो उसकी नीचता को भंग कर देगा, यानी एक्सचेंज हो जाता है। तो चंद्रमा की राशि में अगर मंगल आके बैठा है, तो चंद्रमा जो खुद है, जो ये अपने यहाँ पे कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा कहाँ जाके बैठ जाए? मंगल की राशि में। तो मंगल की राशि कौन कौन सी होती है? मेष और वृषभ, सॉरी वृश्चिक। तो मेष में और वृश्चिक में जाके अगर चंद्रमा बैठ जाए, तो अपन मान लेते हैं चंद्रमा यहाँ या यहाँ किसी भी घर में अगर चंद्रमा जाके वापस बैठ जाए, तो ये जो एक्सचेंज हुआ है, जो ये एक्सचेंज हुआ है, ओके, जो ये क्षेत्र संबंध बना है, इससे इस मंगल की नीचता को वापस बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सचेंज होता है, इस एक्सचेंज होने के कारण ये पाराशरी में एक संबंध आता है, एक्सचेंज या क्षेत्र संबंध जो सबसे पावरफुल संबंध में होता है, उस कारण से इसकी निजता को भी भंग मिलता है। तो ये बहुत ही पावरफुल संबंध होता है। जितने भी संबंध होते हैं ना उसके अंदर, आपने पता होगा आपको, है ना? तो ये होगी थर्ड कंडीशन कि पहली कंडीशन दृष्टि संबंध, सेकंड दृष्टि यानी कि वो अपने कोई भी ग्रह अपने भाव को देख के उसको ताकत दे। सेकंड कंडीशन जहाँ कोई ग्रह नीच का हुआ है, वहीं आके कोई ग्रह उच्च का हो जाए, तो उसकी वापस ताकत दे देता है उस ग्रह को, तो उसको पावर मिलने के कारण उसकी नीचता को भंग कर देता है। तीसरा संबंध एक्सचेंज, तू मेरे घर में आके बैठ गया, मैं तेरे घर में जाके बैठ जाऊँगा। तो अपन दोनों मिलके एक-दूसरे के घर को उत्थान करते हैं। तो नीचता को ऐसे भंग करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोनों एक-दूसरे के घर को कोई खराब करने की हिम्मत करता नहीं है। तो ये तीसरी कंडीशन हो गई, जो सुफल देता है ना? ये जो संधि हुई है। चौथी कंडीशन, फोर्थ कंडीशन अपन क्या देखते हैं? मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन फिर ना हो। फोर्थ कंडीशन है, अब कोई और ले लेता अपन, ताकि बार-बार एक ही लेके कंफ्यूज हो जाते हैं ना। चौथी कंडीशन क्या है? मान लेते हैं कि अपन यहाँ लेते हैं मीन। अब मीन राशि में कौन सा ग्रह आके नीच का होता है? मीन राशि में आके बुध नीच का हो जाता है ना? अगर किसी कुंडली में बुध आके नीच का हो गया, तो मीन राशि में आके जब अगर बुध जो नीच का हो जाता है, ओके, तो अब क्या होता है कि इसकी नीच 3 तरीके तो ये ही है, ये भी अप्लाई हो गए, लेकिन चौथा तरीका और समझते हैं अपन कि यदि कोई ग्रह आके किसी राशि में नीच का हो जाता है, तो उस राशि का स्वामी, तो इस राशि का स्वामी कौन-सा है? बृहस्पति। तो बृहस्पति जो है वो लग्न से केंद्र में कहीं आके बैठ जाए, लग्न से केंद्र में कहीं आके बैठ जाए, तो इसकी शुभता को सॉरी अशुभता को कम कर देगा। किसकी? बुध की। क्योंकि जो 12th हाउस के जो भी सुप्रभाव है, उसको कहीं न कहीं कमी कर देगा। अब 12th हाउस के जो फॉरेन से कोई एक्सचेंज हो, व्यापार करना होता है, इन्वेस्टमेंट आपका सही जगह हो रहा है, नहीं हो रहा, अशुभ इन्वेस्टमेंट हो जाता है, गलत तरीके से इन्वेस्ट हो जाते हैं, तो इसके अशुभ प्रभाव है। तो इन्वेस्टमेंट आपका सही हो, फॉरेन से आपका जो एक्सचेंज हो, फॉरेन में आपके जाके जो शुभता मिले, है ना? विदेश में जाके, तो ये जो कंडीशन है वो उसको अपन यहाँ की इसकी अशुभता को कम करने के लिए क्या होता है कि बुध जो आपके 12वें घर में आपके जो 12th हाउस में आके नीच का हुआ है, इसकी अशुभता को कम करने के लिए इसी का स्वामी किसका? 12वें हाउस में अभी मीन राशि पड़ी है, तो मीन राशि का स्वामी बृहस्पति। बृहस्पति लग्न से केंद्र यानी कि पहला भाव लग्न होता है, और केंद्र यानी कि पहला, चौथा, सातवां, 10वां। इन 4 भाव को अपन क्या बोलते हैं? केंद्र। पहला, चौथा, सातवां और 10वां, इन चारों भाव को केंद्र बोलते हैं। तो इन चारों में से कहीं पे भी आके बृहस्पति अगर बैठ जाता है, बृहस्पति इन चारों में से किसी भी भाव में आके बैठ जाए, तो क्या हो जाता है? अपने 12th हाउस को स्ट्रेंथन कर देता है, अपने 12वें भाव को, है ना? तो बुध की अशुभता को कम कर देगा, इसका नीच तत्व कम हो जाएगा। ओके? तो ये होगा चौथी कंडीशन, लग्न से केंद्र में कहीं आके बैठ गया। पांचवी कंडीशन, पांचवी कंडीशन अपन क्या ले सकते हैं कि इसको मिटाता हूं, फिर अपन इसी उदाहरण को कंटिन्यू रखते हैं। ओके, कि अगर बृहस्पति आके 12th हाउस पे बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं, बैठ गया भाई, सॉरी बृहस्पति घर में बुध आके बैठ गया है ना 12th हाउस में, कोई दिक्कत नहीं, बैठ गया। अब इसको नीचता को भंग करने के लिए क्या कंडीशन होगी कि 12th हाउस का स्वामी कौन होता है? बृहस्पति। अब बृहस्पति जो है वो चंद्रमा से, चंद्रमा को अपन लग्न मान लेते हैं ना, तो चंद्रमा को लग्न मान के अपन कैलकुलेशन करते हैं। चंद्रमा मान लेते हैं अपन यहाँ बैठा है फिफ्थ हाउस में कुंडली में ना, तो चंद्रमा से कहीं केंद्र में आके बैठ जाए बृहस्पति, यानी कि केंद्र, केंद्र का मतलब बृहस्पति को लग्न मान लेंगे, इसको फर्स्ट हाउस मानेंगे, और बृहस्पति को फर्स्ट हाउस मान के इसको कैलकुलेशन करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी या तो बृहस्पति जो है इसका स्वामी 12th हाउस का, वो चंद्रमा से केंद्र, चंद्रमा ये रहा, इसको केंद्र कैलकुलेशन करेंगे 1 2 3 4, क्या तो जुपिटर यहाँ आके बैठ जाए चौथे घर में,
या चंद्रमा से केंद्र यानी कि 7वां घर, यहाँ आके बैठ जाए। चंद्रमा से केंद्र यानी कि 10वां घर, ये होगा 7, 8, 9, 10, यहाँ आके बैठ जाए। और या फिर चंद्रमा के साथ ही बैठ जाए, ये पहला घर है ना, यहाँ पे भी तो बैठ सकता है। तो पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में या 10वें घर में जाके बैठ जाए कौन? 12th हाउस का स्वामी। वापस देखते हैं, समझ लेते हैं, कन्फ्यूजन मत होना कि 12th हाउस में जो है मीन राशि के अंदर अगर बुध आके नीच का बैठ गया, तो बुध का जो नीच तत्व बनना है 12th हाउस के, जो शुभ प्रभाव मिलने बंद होते हैं, उसको वापस शुभ प्रभाव मिलने लगे। इसके लिए क्या होता है कि 12th राशि का जो स्वामी होता है, वो होता है बृहस्पति। बृहस्पति जो है, वो चंद्रमा से केंद्र में गए। चंद्रमा आपकी कुंडली में जहाँ भी बैठा हो, मैंने इस कुंडली में उदाहरण के तौर पे यहाँ बैठा है, तो चंद्रमा से अपन काउंट करते हैं केंद्र में बैठ जाए। तो चंद्रमा को पहला घर, पहला, चौथा, 7वां, 10वां चंद्रमा से काउंट करने पर, यहाँ पे अगर बृहस्पति जाके बैठ जाए, तो अपने भाव को स्पंदन देगा। किसको? मीन राशि को, है ना, 12th हाउस को। और यहाँ पे बैठा जो बुध असमर्थ हो रहा है, उसको पावर मिलेगी, उस असमर्थता को ना नेग्लेक्ट करेगा ना, तो इसको स्पंदन मिलेगा। तो ये होगा चंद्रमा से केंद्र में जाके कहीं भी बैठ जाए। तो ये 5वीं कंडीशन हो गई, है ना। कोई कंफ्यूजन नहीं होना। अगर आपको यहाँ चंद्रमा से कंफ्यूज हो रहा है, तो आप कुछ भी ले सकते हो। आपकी कुंडली में जहाँ पे मान लो चंद्रमा यहाँ पे बैठ गया, तो यहाँ से अपन देखते हैं कि चंद्रमा अगर यहाँ बैठा है, तो यहाँ से काउंट, तो ये होगा पहला, चौथा, 7वां, 10वां। तो यहाँ पे बृहस्पति कहीं भी बैठ सकता है। ओके, उदाहरण इसको एक और तरीके से समझ रहे कि अगर यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि बुध अगर 12th में जाके बैठा है, और मान लो कुंडली में चंद्रमा चौथे घर में बैठा है, तो चौथे घर से अपन इसको पहला मानते हुए बृहस्पति चौथे में, वो मतलब कि चौथे घर को पहला मान लेंगे ना, तो पहले में, चौथे में, 7वें में और 10वें में, यहाँ से काउंट करते हुए बृहस्पति कहीं पे बैठे इन चारों में से, तो भी इसकी निष्ठा को भंग करेगा। और एक छठी कंडीशन और ले लेते हैं। क्या कंडीशन है? कि कोई भी ग्रह, है ना, भाई 7 वार है, इन सातों वारों के नाम से इन 7 ग्रह बने हुए, 9 जो ग्रह है उनमें से राहु केतु को छोड़ के 7 जो वार है उन्हीं के नाम पे 9 ग्रह बने हुए हैं, है ना। तो सोम से लेके सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि, तो ये 7 ग्रह राहु केतु को अपन इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं। तो ये जो ग्रह है, इनमें से कोई भी ग्रह अगर कोई नीच का हो रहा है, कोई भी ग्रह अगर लग्न कुंडली के अंदर, ये लग्न कुंडली मान लेते हो ना, अगर लग्न कुंडली में अगर कोई ग्रह नीच का हो रहा है, और वो D9 चार्ट में जाके, D9 यानी कि क्या होता है? D9 का मतलब हुआ भाई नवमांश कुंडली। ओके, तो नवमांश कुंडली में जाके उच्च का हो जाए। अगर लग्न में कोई, भाई कोई लग्न में नीच का हुआ है, तो वो D9 में जाके उच्च का हो जाता है, यानी कि नवमांश कुंडली में अगर उच्च का हो गया, तो भी उस ग्रह को पावर मिल जाता है, उस भाव को वापस शुभ तत्व मिल जाता है और नीच भंग कर देता है। तो ये जो 6 तरीके हैं मैंने बताए अभी, इसमें जो शास्त्रों में बताया उन्हीं को मैंने आपको बताने की कोशिश की है ना, अपने जो क्लासिक में बताया गया है। अब होता है क्या है कि ये जो 7 तरीके हैं, जो 6 तरीके बताए, अब इस एक से ज़्यादा तरीके से अगर नीच भंग हो रहा है, तो वो राजयोग में कन्वर्ट हो जाता है। ओके? नीच भंग तो एक सामान्य कंडीशन हुई कि एक सामान्य कंडीशन नीच भंग, यानी कि उसका शुभ तत्व वापस मिलने लगा, लेकिन वो शुभ तत्व इतना ज़्यादा मिलने लगे कि वो राजयोग में कन्वर्ट हो जाए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं नीच भंग राजयोग। ये आपसे अगर कुंडली में, किसी की कुंडली में नोटिस करना कि एक से अधिक बन रही हो नीच भंग के तरीके, तो वो 100% राजयोग की श्रेणी में आने लगता है। ओके? धन्यवाद।